नमस्कार दर्शकों, मेरे बहन भाइयों और साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान के इस विशेष चर्चा में। आज हम बात करेंगे, वर्ल्ड फूड डे है 16 अक्टूबर को और हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश को वर्ल्ड फूड डे के मौके पर संबोधित किया। उन्होंने इस तरह का संदेश दिया जिसमें कि दो मुख्य पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। उन्होंने बोला कि जो बायो फोर्टिफिकेशन है उस पर भारत तेजी से चल रहा है। खासतौर से उन्होंने जो 8 फसलें हैं उनकी 17 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज को देश को डेडिकेट किया। दूसरा उन्होंने बोला कि हम FAO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थैंकफुल हैं कि उन्होंने भारत का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन किया और 2023 यानी 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाया जाएगा। तो हम इसको समझेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन सहाय, जो कि फाउंडर हैं जीन कैंपेन की, फाउंडर डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हैं विशाला रेड्डी जी, जो कि मिलेट बैंक की फाउंडर हैं, ये आंध्र प्रदेश गुंटूर से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुमन, ये बताएं कि बोला जा रहा है कि फोर्टिफाइड जो वैरायटीज हैं उससे हमारे देश को पोषण मिलेगा। एक तो पोषण की जब बात है, कोरोना के इस काल में हम सबको इसकी महत्व समझ में आ रहा है कि पोषण हमारी खेती बाड़ी से, जो हमारे फूड चेन से जो पूरा लिंक्ड है, हमारी थाली हम जो खाते हैं हमारे निवाले से लिंक्ड है। तो सबको समझ में आ रहा है कि पोषण की तरफ बढ़ना है और सरकार का ये कदम कि हम फोर्टिफाइड वैरायटीज लाएंगे क्योंकि उसके लाए बिना पोषण नहीं संभव है, ये कितना सही है ये सोच और कितनी रेलेवेंट है? क्योंकि जो कुछ संगठन है उनका कहना है कि जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं उसके दो तरीके, एक तो कन्वेंशनल तरीके से भी होता है और अब GM की भी एंट्री हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो इसके किस तरह की, क्या ये खतरे की घंटी हो सकती है? इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सही कहा आपने कि बायोफोर्टिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग से और एक है कन्वेंशनल ब्रीडिंग से। ज्यादातर जो बायोफोर्टिफिकेशन की चर्चा हो रही है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले बायोफोर्टिफाइड फूड्स की हो रही है। इसमें बहुत बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय पहल चली हुई है कई सालों से और इंडस्ट्री का बड़ा दबाव है कि इस बायोफोर्टिफिकेशन को स्वीकार किया जाए। और सबसे बड़ा जो इसका पर्चा छापा जाता है वो है कि ये पोषण के लिए महत्वपूर्ण है या पोषण केवल इसी रास्ते से बिल्कुल। आ सकता है। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात है। ये मतलब महा बेवकूफ़ी की ही नहीं, ये कहीं न कहीं एक उच्च स्तर की झूठी बात है, अगर उसको ऐसे कहा जाए। हमें अगर पोषण देखना है, तो ये बहुत पुरानी समझ है हमारी और जो FAO भी कहता है, डायटरी डाइवर्सिटी इज़ द की टू न्यूट्रिशन। मतलब जितना ज़्यादा आपके खाने में भिन्न प्रकार की सब्जियां, अनाज, दलहन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको पोषण मिलेगा। और इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको PhD करने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी समझ सकता है कि पोषण के लिए आपको भिन्न भिन्न तरीके के खाने खाने होंगे। और जो कि हमारे हिंदुस्तानी खाने की परंपरा जो है वो है ही वो। बिल्कुल। मतलब ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आज की तारीख में ये वर्ल्ड फूड डे भी है और हिंदुस्तान का जो स्थान हंगर इंडेक्स पे है, अभी तो रिपोर्ट आई है 102 हंगर नंबर, इंडेक्स 119 देशों में 102 नंबर पर। 94 है, पर हाँ 100 और 95 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो कहाँ तो आप वहां सीढ़ी के नीचे उतरे हुए हैं और कहाँ आप बायोफोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बायोफोर्टिफिकेशन मेरे समझ से बिल्कुल ही गलत रास्ता है, ये इंडस्ट्री का रास्ता है। और हमारे नीति निर्धारकों को समझना चाहिए कि जहां तक खाद्यान्न का, खाद्य सुरक्षा का और आत्मनिर्भरता का संबंध है, जब तक हम अपने पैरों पे आत्मनिर्भर नहीं होंगे, खाने और पोषण मतलब खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों के लिए, तब तक ये सारी बातें झूठी हैं, हवा में हैं। तो इसलिए बायोफोर्टिफिकेशन का तो हम बिल्कुल ही समर्थन नहीं कर सकते हैं। और कई ऐसी चीजें हैं जैसे बाजरा है, बाजरे में हाई आयरन चीजें निकली हैं कन्वेंशनल तरीके से, उनका स्वागत है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर हम अपनी जैविक विविधता देखें फसलों में, जो कि भारत के पास एक बहुत बड़ा धरोहर है, मतलब उसके बारे में लोग पहचानते नहीं हैं, नीति निर्धारक उसको महत्व नहीं देते हैं।
हमारी जो जैविक विविधता है फसलों की, चाहे धान ले लीजिए, मड़ुआ ले लीजिए, रागी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दलहन ले लीजिए, तिलहन ले लीजिए, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं। आपको सब फोर्टिफिकेशन उसी में मिल जाएगा। आपके पास हाई आयरन राइस है, आपके पास हाई जिंक और प्रजातियां हैं। तो आप ये बायो मतलब नाक को यूं पकड़ने के बजाय मुंह हम पकड़ने चल के। ही क्यों रहे हैं इसको समझते हैं। हमारे साथ मिलेट बैंक की फाउंडर विशाला जी भी यहाँ मौजूद हैं। विशाला जी, ये बताइए, जैसे डॉक्टर सुमन ने इस बात को सामने रखा कि बिल्कुल ही बायो फोर्टिफिकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप मिलेट बैंक में काम कर रही हैं। सबसे पहले आपने उसके सोच के साथ इसको शुरू किया और जिन किसान परिवारों के साथ आप काम कर रही हैं, तो जो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है और उसमें भी कि बी वोकल फॉर लोकल, तो कैसे होगा ये अगर इस तरह की स्थिति, हमारी नीतियां दूसरी राह पर चल रही है, हमारी सोच दूसरी राह पर चल रही है, तो ये कैसे संभव है? आपके क्या अनुभव है मिलेट बैंक में? Anika ji, as Dr. Suman ji very well explained, that the dietary diversity is actually the nutrition diversity. So if you look at, like, I have grown up in a farmer's family in Chittor, and 20 years, first 20 years I lived in the village, and I've seen that what is that we eat and what is that we grow. And our farms, like, we had like 4 acres farms, we had the diversity, we had the dietary diversity, and we had nutrition diversity, and everything was polycropping. We had our cattle, and we had our birds, and we had our varieties of plants. And if you look at, you walk into any farmer's house in rain-fed areas, like ours is drought-hit area. We don't have much rainfall. There are no river sourcing for us. It's only on the rain that our crops are based on. We had, like, a grains for 1 year. At least, like, if we grow grains, we had pulses, and we had millets, and we had the oil seeds, and we had lots of it in our house itself. But now if you see, like, because they encouraged more of the commercial crop, and there are these millets and varieties of grains and pulses and varieties of plants have disappeared. And as per Dr. Vandana Shiva, that she worked really well in Navadanya Seed Bank and all. We used to have 8,500 varieties of plants that we the humans evolved by eating this. But now there are only 300 varieties are left. Even in the 300 varieties, we are only consuming very few. And this kind of the nutritional diversity, dietary diversity, food sustainability, food safety was there already. It is actually last 50 years because of the commercial crop. You see the government's way of procurement and PDS, the distribution, the way it happens. मैं एक बार दर्शकों के लिए बोल देती हूँ हिंदी में भी कि जो आपको लगता है कि सरकार जो इस तरीके से जो PDS पहले प्रोक्योर करती है, खरीदती है और फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को देती है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो 2 मुख्य फसलें हैं हम उनको देखते हैं, वो चाहे गेहूं हो चाहे वो चावल हो। उसके अलावा जैसे आप आंध्र प्रदेश में हैं तो वहां पर मिलेट्स पे काम कर रही है, फिंगर मिलेट्स हैं, तमाम तरीके के मिलेट्स की वैरायटी है। क्या वो मिलता है लोगों को पीडीएस में, मिड डे मील्स में? No, that is where we went really, really wrong. Last 50 years, we almost stopped growing millets and eating millets. And the biggest spoiler is here, that free rice distribution system. When this came, only they started giving couple of varieties, and actually it's like a addiction. Like, once I never ate rice in my, like, first 20 years of my life. The ragi mudda was staple diet for us. But we started eating after that free rice distribution started coming into villages. Then we had no other choice. They are giving, we started eating, and we started growing commercial crops. And we think that whatever we are earning from commercial crops is income for us, but that is not really income. If you see farmer families also, they're getting into lots of diseases because of that. They end up spending double the money that they earn through the commercial crops. So what I was saying is that, if you have to keep up this food diversity, first of all, you have to identify the local soil structures, identify the local weather conditions, identify local cultures, identify local seeds, and then preserve that. You don't have to, like, the policies, as I said, that it should not come from the top, but it should go from bottom to top. They have to respect the diversity. बिल्कुल। सुमन जी,
इस बैकग्राउंड में जो हमने बात की, अगर हम इन 3 कृषि कानूनों की बात करें, खासतौर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो जो हम अभी बैठकर ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह का डर, जिस तरह का संशय या जिस तरह के विजन को हम कह रहे हैं कि वो एक दूसरी राह पर चला गया है, नीतियों की जब बात करें, तो इस बैकग्राउंड में जो ठेका खेती की अगर मैं बात करूं, तो किसानों में जो ये डर है कि जो बाजार डिमांड करेगा हमसे वही बोला जाएगा कि हम वही उगाएंगे। आपको कहीं लगता है कि जो जैव विविधता है, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, पोषण की बात करें, रीति रिवाजों की बात करें, और हमारे देश में तो ये धर्म के साथ भी बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक हमारे त्योहार हैं, तीज त्योहार, ये कहीं ना कहीं हमारे खाने के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं, इन बदलावों? बड़ी गंभीर स्थिति है और हम बड़ी घबराहट से इस स्थिति को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं, हम किसके हित में काम कर रहे हैं। क्या हम किसान को मद्देनजर रख के कर रहे हैं, या हम वो भयंकर जो इंडस्ट्री बैठी है, जिसमें कि हिंदुस्तानी इंडस्ट्री भी बहुत बड़े बड़े नाम वाले जो हैं सब पहचानते हैं, उनका उनकी एक बड़ी रुचि है अब कृषि क्षेत्र में, तो उसको पहचानना है। तो हम तो ये कहेंगे कि ये जो किसान के कानून जो बने हैं, ये इंडस्ट्री के लिए बने हैं, न कि किसान के लिए बने हैं। अब कानून को जरा आप तीन कानून बने हैं। सबसे पहले तो आपने एपीएमसी को खत्म कर दिया। अब एपीएमसी जो मंडी थी आपकी, मंडी किसान की जगह थी, मंडी में किसान का अधिकार था, मंडी में किसान अपनी बात रख पाता था, क्योंकि मंडी किसान के लिए बनी थी। हाँ, उसमें बहुत सारी गड़बड़ें हुई, उसमें उस तरह के लोग घुस गए जिनको मिडिल मैन कहते हैं। तो आपको जरूरत थी मिडिल मैन को हटाने की, ना कि मंडी को खत्म कर देने की, क्योंकि अगर मंडी आपने खत्म कर दी तो किसान के लिए कोई जगह बची नहीं है। फिर तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर तय करेगा कि हम यहाँ उठाएंगे अनाज, वहां उठाएंगे कि अब वहां उठाएंगे। सबसे पहले बात यह है। रही बात ठेका खेती की, अब अगर हम बाजारीकरण से जुड़े हुए हैं तो हम आपसे क्या मड़ुआ उगवाएंगे, हम क्या रागी उगवाएंगे? हम तो आपसे वो छोटे खीरे जिनको गैकिन कहते हैं वो उगवाएंगे ना, क्योंकि फिर हम उनकी वो पिकल्स बनाएंगे, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम आपसे जैसे पेप्सी कर रहा है, वो आलू उगवाएंगे जिसके कि वो चिप्स बनते हैं, और हम आपसे उस तरह के टमाटर उगवाएंगे जिससे कि सॉस बनता है। हम आपकी खाद्य सुरक्षा के लिए थोड़ी आपसे उगवाएंगे। तो आप जब उस फंदे में फंस जाएंगे तब फिर आपकी खाद्य सुरक्षा का तो कहीं अता पता है नहीं। और जैसे विशाला कह रही थी कि आपने अपने आप खाद्य सुरक्षा को खत्म किया है, पोषण की सुरक्षा को खत्म किया है। पीडीएस या जो वितरण प्रणाली थी, वो एक जमाने में जब देश में बहुत जबरदस्त भूखमरी थी, हालांकि आज देश में तो भूखमरी अब फिर से है, तब वो सोचा गया था कि हमको एक सब्सिडाइज राशन देना है। लेकिन सब्सिडाइज राशन में क्या मड़ुआ नहीं हो सकता था, क्या रागी नहीं हो सकता था? इसमें पॉलिटिक्स है। धान गेहूं के सरप्लस स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और उस आंध्र प्रदेश का वो हिस्सा। उनके जो कृषि मंत्री हुआ करते थे, दिल्ली में बैठ के और ताल ठोक के कहते थे एमएसपी इस पे होगी और प्रोक्योरमेंट इसका होगा। तो हम ये ना सोचें कि प्रोक्योरमेंट की जब नीति तय की गई थी तो उसमें कोई खाद्य सुरक्षा की कोई सोच थी। वो थी एक बाजार तैयार करना पंजाब हरियाणा के धान गेहूं का। पंजाब वो इलाका जहां कभी धान उगाने की अनुमति देनी ही नहीं चाहिए थी, वहां पानी नहीं है। पंजाब एक सूखा प्रांत है जी। वहां पे आप 3 फसल धान की ले रहे हैं क्योंकि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल रहे हैं। आपके लिए, आपके किसानों के लिए वो बाजार जो है वो तय हो गया है। तो इससे खाद्य सुरक्षा की कोई वो नहीं है। जीन कैंपेन ने अपने समय में बहुत कोशिश की थी कि आप खाद्य सुरक्षा के नजर से और किसान की सुरक्षा के नजर से आप जगह जगह पे वो धान खरीदिए, वो अनाज खरीदिए जिसमें कि छोटे अनाज, जिनको कि हम मोटा अनाज नहीं कहते हैं, उनको हम पौष्टिक अनाज कहते हैं, उनको उठाइए। फूड सिक्योरिटी एक्ट में अब है, मिलेट्स को आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट में 1 रुपए के किलो पे देना है।
लेकिन पहले आप उसको उगाएंगे तब तो आप उसको प्रिक्योर करेंगे। आप उगाने के लिए क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं इंसेंटिव पे एक बार विशाला से पूछना चाहूंगी। विशाला, वहां पर मैं पढ़ रही थी कुछ 6,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इस तरह की एक रकम की बात हुई। अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो सकती है, मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस पर काम कर रही हैं बहुत करीबी से फार्मर्स के साथ, किसान परिवारों के साथ, उनके क्या अनुभव है? क्या किसी व्यक्ति को इस तरह का इंसेंटिव मिल रहा है? क्या स्थिति है? So Anika ji, I have started researching for the last 6 months, and there are a couple of districts that they have selected for this kind of incentives. They are primarily rain-fed areas, and my district Chittoor is under that scheme. So I went and met the district collector. I went and met the joint director of agriculture and the agriculture officer. Then I asked what are the schemes available for farmers if they are growing millets, so that I can go and motivate my own farmers. And they said like there is a mission millet scheme, 6,000 rupees incentive is there. And when I went back and asked all the farmers in that 25-kilometer radius, not even one farmer was aware of that kind of scheme. So the schemes are there, but they're all sitting there in on the papers, but on ground there is no awareness, there is no motivation. As Dr. Sumanji was telling, it's all mafia. They don't want to encourage millet farming. They want to encourage somebody's policymaker's crop. Therefore, we are all suffering at the end of the day. So the farmers, no. To answer your question, I don't think no farmer is aware of such kind of incentives. And tell me, what is the situation on the ground as far as these farm bills, farm laws are concerned? Are people in those remote areas aware about these farm laws? What's the situation there on the ground? Like on the other hand, we can see, women, children from Punjab and Haryana are out on the roads, on the railway tracks. What is the situation there? Anika, as I said, where that the unions are more strong and where the traders are more strong, trade unions, there is some kind of awareness among farmers because these trade unions are driving that kind of awareness. But in places like my district or in Andhra Pradesh and Telangana, there is not even one farmer speaking about it except a couple of people who are aware of these policies, because they can't understand Hindi and English, what you have written in Hindi and English. I searched almost Google for 2-3 days if there is some content in Telugu that I can go and tell my farmers, but it was not there. So whatever the bills that you made, even for farmers to understand whether it is good or bad, there has to be some kind of awareness, and it has to be in regional languages which actually a common man can understand. So if high language English and Hindi, South, it doesn't go well. बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट विशाला जी ने सामने रखा है कि उनके जो एरिया है, इलाका है, वहां पर ये आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने ही लोगों को, किसान परिवारों को ये पता ही नहीं है कि देश में इस तरह के कोई कृषि कानून या इस तरह के बदलाव लाने की बातें भी हो रही हैं। उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि जो भाषा है वो एक बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि ये जो भी गाइडलाइन सामने आई है ये सभी इंग्लिश या हिंदी में है, वहां के लोकल लैंग्वेज में नहीं है। सुमन जी, संक्षिप्त में इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी, तो आपका फाइनल, जो हम आज वर्ल्ड फूड डे पर बैठे, एक तरफ हमारे जो भंडार है वो भरे हुए हैं, दूसरी तरफ आपने जैसे बोला कि लोग भूखे सो रहे हैं और उसमें हंगर इंडेक्स में भारत का बहुत ही बुरा, शर्मनाक स्थान है। एक तरफ हम चाह रहे हैं मिड डे मील्स में इस तरह की जो मोटे अनाज या पोषण देने वाली जो फसलें हमारे भारत में खजाना मौजूद है, हम उसमें टटोल नहीं रहे हैं, उसमें झांक नहीं रहे हैं। हम उसके बनस्पत दूसरी स्कीम्स, दूसरी योजनाएं, दूसरे मॉडल्स, दूसरी फसलों की बात कर रहे हैं। तो हम कहाँ गलत हो गए? क्या करने की जरूरत है? हर जगह गलत है और बिल्कुल ही रास्ता बदलने की जरूरत है। वो होगा कि नहीं, वो नीति निर्धारक जो है वो देखें, सुने, तय करें। आज की तारीख में चीन से, जो हमारे जानी दुश्मन माने जा रहे हैं, चीन से सबक सीखें। चीन ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? आज से 25 साल पहले चीन हमारे बहुत पीछे था। आज तो हम चीन के ऊपर देख भी नहीं सकते हैं कि चीन का सिर कहाँ है, इतना फर्क हो गया है। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने कृषि से शुरू किया। किसी भी देश की आप तरक्की का रास्ता देखिए, वो सिर्फ कृषि से शुरू होता है।
और हमने तो ये आंकड़ों में कि सिर्फ एक कृषि एक सेक्टर था जो कि ब्राइट स्पॉट पे रहा, उसके बाद भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। आप ये समझिए ना कि अगर आपकी 70 से 80% आबादी कृषि पे निर्भर है, तो डिजिटल इंडिया से तो भारत का विकास नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो 80% अगर जनता आपके देश की उससे हटी हुई है तो कौन सा विकास। हम इकोनॉमिक टर्म्स में अगर कहें, कैपिटल अक्यूमुलेशन मतलब बचत जो है, अगर हम बचत कर पाएंगे तब तो हम निवेश कर पाएंगे कहीं। वो बचत हमारे पास कृषि के अलावा और किससे आ सकती है? सिर्फ हमारे पास ही नहीं, चीन ने यही किया था, कृषि को इतना बढ़ावा दिया 70 के दशक में, 60 के दशक में, जब वो उठना शुरू किया चीन ने, कृषि को बढ़ावा दिया, किसान को बल दिया, उस तरह की नीतियां लाए। और एक जमाना था जबकि चाइना की जो एक्सपोर्ट्स थी उसका 70% ये छोटे छोटे जो फार्मर्स ग्रुप्स और फार्मर लोकल इंडस्ट्री के ग्रुप्स बने थे वहां से आती थी, इतना बल उनको मिला था। तो हमको ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, अपने दुश्मन को देख लीजिए, और आपका जो दुश्मन है वो आपको दिखा रहा है रास्ता। कृषि से शुरू करिए महाराज, कृषि से शुरू करिए, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और कृषि से शुरू करने के मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े दिग्गजों को लाके कृषि को लुटवाएं, उसका रास्ता ये है कि आप किसान को बल दें, किसान को आप नीतियों से बल दें और उसकी अकल को पहचाने। वो बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक है, वो कड़ी सी कड़ी परिस्थितियों में फसल उगा के और एक फसल खड़ी कर सकता है। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक होंगे जो ये नहीं कर पाएंगे, नीति निर्धारक तो बिल्कुल उसके सपना भी नहीं देख सकते हैं। तो रास्ता तो साफ है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर आपके मन में खोट नहीं है तो रास्ता अपनाइए वो। बिल्कुल, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है इस छोटे से डिस्कशन में हम कुछ वैलिड पॉइंट सामने ला सके। जिस तरह से सुमन जी ने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि रास्ता एकदम साफ है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना कि जब देश के किसान इस वक्त इतने आंदोलित हैं, राजनीतिक उबाल आया हुआ है, राजनीति तो एक तरफ छोड़िए, लेकिन किसानों की जो अपनी पारंपरिक ज्ञान है, विजडम जिसे कहते हैं, उसको अगर थोड़ा तवज्जो दी जाए, उनसे बातचीत की जाए, और जो ये विकास की कहानी लिखी जा रही है, इबारत लिखी जा रही है, इसमें अगर जो मुख्य पात्र है, जो किसान है, उससे रायशुमारी कर ली जाए और उस हिसाब से चला जाए, तो फिर शायद ये जो विकास की कहानी है वो कहीं सही लेवल पर पहुंच सकेगी। वरना जो ये मेन हीरो है वो इस कहानी से लगता है कि गायब हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस इंसाइटफुल चर्चा के लिए। तो दर्शकों, आप इसी तरह हमारी इस स्पेस को देखते रहिए। हिंद किसान की इस वेबसाइट पर, हिंद किसान ट्विटर पेज, हिंद किसान फेसबुक पर इस तरह की तमाम चर्चाएं होती रहेंगी जिनका आपसे वास्ता है, आपकी थाली से वास्ता है, आपके निवाले से वास्ता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।